कार्ल पॉपर महोदय ने मार्क्सवाद को अवैध एवं विद्रोही संतान कहा है। इसको एक मज़ेदार स्टोरी से रिलेट करते हैं कि कार्ल पॉपर को बड़े पापड़ बेलने पड़े अपनी अवैध और विद्रोही संतान को ठीक करने में। हाय एवरीवन, हम राजनीति विज्ञान के कथनों को इसी प्रकार एक मज़ेदार स्टोरी के साथ रिलेट करके या फिर और उस साथ में उसके फैक्ट के साथ रिलेट करके उनको याद करेंगे। और हमको इन कथनों में बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि जब कथन एग्ज़ाम्स में आते हैं तो और उसको नाम के साथ कौन से राजनीतिक ने ये कथन कहा है, ये कथन दिया है, कन्फ्यूजन होती है। इसमें हम इस तरह से इसको रिलेट करके पढ़ेंगे कि अगर हम भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूलेंगे। और जैसे एग्ज़ाम में हमें कथन दिखेगा हम उस स्टोरी पर जाएंगे जिसको हमने हंस के और मज़े में याद किया है और तुरंत उसको टिक कर देंगे विदाउट एनी डाउट। हमारा अगला सेंटेंस क्या है? मज़दूरों का कोई देश नहीं होता। ये किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। कार्ल मार्क्स क्या थे? कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं ये, क्योंकि इनके पहले कार्ल मार्क्स के पहले सबने समाजवाद की कल्पना तो की थी, पर समाजवाद को कैसे धरातल पर लाया जाएगा उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था। कार्ल मार्क्स पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि समाजवाद को कैसे धरातल पर लाया जाएगा, यानी कि समाजवाद को लाने का तरीका बताया। इसके पहले सभी जो है एक सिर्फ ये बताते थे कार्ल मार्क्स से पहले कि समाजवाद क्या होता है, समाजवाद में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये बताते थे, लेकिन समाजवाद कैसे अप्लाई किया जाएगा इसके बारे में किसी ने बताया। और सभी कल्पना में समाजवाद की सिर्फ कल्पना करते थे। तो काल्पनिक समाजवाद के जनक कौन माने जाते हैं? काल्पनिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं रॉबर्ट ओवन महोदय। रॉबर्ट ओवन ये काल्पनिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स राज्य को क्या मानता था? राज्य को एक शोषण का उपकरण मानता था और ये मानता था कि ये अमीरों द्वारा बनाई गई संस्था है और अमीरों ने राज्य का निर्माण गरीबों के शोषण करने के लिए बनाया है। कार्ल मार्क्स मानता है कि राज्य जो समाज है वो दो वर्गों में विभाजित है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। अमीर वर्ग का उत्पादन के साधन पर नियंत्रण होता है, जबकि गरीब वर्ग सिर्फ अपनी मेहनत मजदूरी से कमाता है और अमीरों द्वारा इसका शोषण किया जाता है। कार्ल मार्क्स चाहता है एक ऐसा समाज चाहता है कि जहाँ पर उत्पादन के साधन पर सबका साझा नियंत्रण हो, और वो इसलिए साम्यवाद लाना चाहता है। साम्यवाद में क्या होगा? साम्यवाद में होगा कि क्षमता के अनुसार जो है सभी कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाएंगे। लेकिन इस समाजवाद के पहले एक वहाँ पर पहला स्टेप होगा। समाजवाद तो फाइनल स्टेप है, पहला स्टेप हो इस साम्यवाद फाइनल स्टेप होगा। साम्यवाद के पहले का स्टेप होगा समाजवाद। ये समाजवाद को वो एक अस्थायी और संक्रमणकालीन व्यवस्था होगी, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। इसमें कुछ पूंजीपति बचे रहेंगे, अर्थात वर्ग एवं राज्य बना रहेगा। समाजवाद में क्या होगा? लोग क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और कार्य के अनुसार वेतन पाएंगे, क्योंकि उस समय उद्योगों का विकास उतना अधिक नहीं हुआ होगा। हमारा अगला सेंटेंस है, हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए बेड़ियाँ हैं और पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। ये भी किसका है? कार्ल मार्क्स का दिया गया सेंटेंस है। वो मज़दूरों से गुहार लगाते हैं कि हे मज़दूरों एक हो जाओ, और खोने के लिए बेड़ियाँ हैं, सिर्फ तुम्हारे पास बेड़ियाँ हैं जो तुम खोओगे, और कुछ खोने के लिए तुम्हारे पास है ही नहीं, इसलिए सोचो मत, एक हो जाओ। और पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। अगर तुम सक्सेस हुए तो तुमको पाने के लिए पूरा संसार ये तुमको पाना है। और वो आगे कहते हैं मज़दूरों का कोई देश नहीं होता है। ये भी कहते हैं कार्ल मार्क्स, मज़दूरों का कोई देश, ये भी कहते हैं
मज़दूरों से कहते हैं, उनको गुहार लगाते हैं, अपील करते हैं कि मज़दूरों का कोई देश नहीं होता है, सभी मज़दूर, सारे विश्व के मज़दूरों का कोई देश नहीं होता, इसलिए उन्हें सारे विश्व के मज़दूरों को एक होने के लिए बोला है। और उन्होंने धर्म को अफीम की गोली बोला है। धर्म को अफीम की गोली इसलिए बोला है क्योंकि धर्म के नाम पर ही लोग एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। ऐसा भी उनका मानना है कि धर्म के नाम पर वर्ग जो है एक दूसरे का शोषण करते हैं। ये भी कार्ल मार्क्स ने कहा है। कार्ल मार्क्स जब बहुत छोटी उम्र में ही इनके माता पिता यहूदी से ईसाई बन गए थे और इससे इतनी छोटी उम्र में उन्होंने धर्म परिवर्तन देखा, इसलिए उनका धर्म से विश्वास उठ गया था। और ये भी राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण का उपकरण है, क्योंकि कार्ल मार्क्स को क्या था, वो बिल्कुल राज्यविहीन समाज चाहते थे। राज्य को मिटा देना चाहते थे, नेस्तनाबूद कर देना चाहते थे। इसलिए राज्य को वो कहते थे कि ये एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण है। कार्ल मार्क्स ऐसा मानते थे। और जो इनके इतने क्रांतिकारी विचार थे मार्क्स के, इस कारण कई जो दूसरे राजनीतिज्ञ थे उन्होंने इनके सिद्धांत का, इनके विचारों का काफ़ी आलोचना की, बहुत तगड़ी आलोचना की है, जिसमें कि कार्ल पापर महोदय हैं, उन्होंने मार्क्सवाद को अवैध एवं विद्रोही संतान बताया है। अवैध एवं विद्रोही संतान बताया है कार्ल पापर ने। तो इसको हमने रिलेट किया है कि कार्ल पापर को बड़े पापड़ बेलने पड़े अपनी अवैध और विद्रोही संतान को ठीक करने में। और आगे मार्क्सवाद को अपने युग का भ्रम बताया है। किसने बताया है? लॉर्ड एक्टन ने। ये जो लॉर्ड एक्टन महोदय हो गए, ये भी एक्टिव हो गए कार्ल पापर को देख करके। लॉर्ड एक्टन महोदय भी एक्टिव हो गए और उन्हें मार्क्सवाद को अपने युग का भ्रम बता दिया। भ्रम इसलिए बताया कि जो मार्क्स महोदय थे, जो मार्क्सवादी हैं, वो ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो कि संभव ही नहीं है। तो उन्होंने उसको कह दिया कि मतलब ये भ्रमित है, अपने युग का भ्रम है। लॉर्ड एक्टन महोदय भी एक्टिव होकर के उन्होंने मार्क्सवाद को अपने युग का भ्रम ही बता दिया। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और अगर इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो मार्क्स क्या है? अवैध एवं विद्रोही। मार्क्स जो है अवैध एवं विद्रोही संतान है। तो वो क्या करता है? मज़दूरों को लेकर के विद्रोह करता है। और क्योंकि मज़दूरों का कोई देश नहीं होता, तो वो सारे विश्व के मज़दूरों को लेकर के विद्रोह करता है और कहता है राज्य जो है एक वर्ग, वो कहता है कि सारे विश्व के मज़दूर एक हो जाओ, किसी का कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं है, और वो धर्म को भी नहीं मानता है, और राज्य को मिटा देना है, क्योंकि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण का उपकरण है। इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो मार्क्स के सारे कथन ये हो गए और लॉर्ड एक्टन महोदय एक्टिव हो जाते हैं, कार्ल पापर को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये सारी स्टोरी को आप ध्यान में रखेंगे तो ये सारे सेंटेंस जो हैं आपको याद रहेंगे। अगला सेंटेंस है, लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। ये कौन कहता है? वाहन महोदय। अब इसको हम पहले थोड़ा सा लॉक ऐसे कर लेते हैं कि इसको एक रिलेट करते हैं मज़ेदार स्टोरी से। वही जो लॉक महोदय हैं वो क्या करते हैं? संपत्ति की सुरक्षा करना है। लॉक महोदय ने बहुत सारे दर्शन लिख डाले, दर्शन शास्त्र सब लिखे, और उसको उन्होंने अपनी संपत्ति मान लिया। और वाहन महोदय क्या है? एक व्हीकल हैं जो उनके सारे जो है दर्शन रूपी संपत्ति को अपने में भर करके, अपने ऊपर लोड करके उसकी एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित स्थान ले जाने में सहायता कर रहे हैं। और साथ में लॉक को कह रहे हैं कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन जो ऐसा बन गया है कि बस इस दर्शन रूपी संपत्ति की सुरक्षा ही करना इनका उद्देश्य हो गया है। लॉक को क्या कहते हैं? लॉक को राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजनीतिक उदारवाद, राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद,
नकारात्मक उदारवाद का जनक बोलते हैं। और नकारात्मक उदारवाद को बेंथम ने आगे बढ़ाया है और बेंथम ने इसको आगे बढ़ाया है। राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद को बेंथम ने आगे बढ़ाया है और स्पेंसर महोदय ने क्या किया है, इसको चरम सीमा पर पहुंचाया है। इस स्पेंसर ने क्या किया था, एक उपयोगितम की उत्तरजीविता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है और ये कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को बाजार में खुला छोड़ देना चाहिए जिसकी क्षमता होगी, सभी व्यक्तियों को समाज में सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देना चाहिए, जिसकी क्षमता होगी वो जीवित रहेगा, जिसकी क्षमता नहीं होगी वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा ये मानते हैं। स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का भी जनक कहा जाता है। लॉक जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक माने जाते हैं और ये पहले ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं और ये अधिकार जो हैं, ये सभी अधिकार व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त हैं। यानी कि इसमें उनको जेंडर, वर्ग, गरीब, अमीर इससे कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति पैदा होता है वो इन अधिकारों के साथ ही पैदा होता है और मरते दम तक यानी कि मृत्यु तक उसके ये अधिकार ना तो कम होते हैं ना बदले जाते हैं। ये अधिकार उसको हमेशा जीवन भर उसके साथ रहते हैं। ये प्राकृतिक अधिकार हैं और ये कौन कौन से हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, ये तीनों अधिकार को उन्होंने जन्मजात अधिकार माना है और ये कहते हैं ये सभी व्यक्तियों को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। इससे उनका अपना स्किल या टैलेंट या वर्ग का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन उन्होंने क्या है, जो संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया है, महत्व दिया है और इसके अंतर्गत इन दोनों को, जीवन और स्वतंत्रता, ये जो दोनों अधिकार हैं इनको इसके अंतर्गत समाहित किया है। यानी कि संपत्ति के अधिकार को सर्वोपरि रखा है उन्होंने और जीवन और स्वतंत्रता उसके अंतर्गत कर दिया है। इसीलिए वाहन महोदय कहते हैं कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। मतलब उन्होंने जो है 3 प्राकृतिक अधिकार दिए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार दिया है, लेकिन संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता दोनों को समाहित कर दिया है। इसलिए वाहन महोदय ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनकी। और आगे क्या कहते हैं, लॉक का जो है कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी लॉक का कथन है। ये मानते हैं कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें कानून सहायक है कि कानून कुछ विधि और नियम बना करके लोगों को गलत तरीके से बिहेव करने में या अन्याय करने में या समाज में अराजकता फैलाने में रोकता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता उससे बढ़ती है। तो लॉक क्या मानते हैं, कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, उसको बाधा नहीं मानते हैं। कानून को व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक नहीं मानते हैं, ये उसको पूरक मानते हैं। ये लॉक महोदय कह रहे हैं। ठीक है, लॉक महोदय को पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला सेंटेंस है, अगला कथन है, कानून अनिवार्य दोष है। ये कौन बोलता है? ये बेंथम महोदय बोलते हैं। बेंथम जो है प्राकृतिक कानून के घोर विरोधी थे और उन्होंने प्राकृतिक कानून में विज्ञान का समावेश किया, कृत्रिम कानून का समर्थन किया। बेंथम ने 1776 में फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, कौन सी बुक लिखते हैं ये? 1776 में फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट ये बुक लिखते हैं। इसी में ये प्राकृतिक कानून होते हैं उनका खंडन करते हैं, प्राकृतिक कानूनों का खंडन करते हैं और कृत्रिम कानून का समर्थन करते हैं। बेंथम से पूर्व जो ब्लैकस्टोन महोदय हैं, ये प्राकृतिक कानून के ब्लैकस्टोन महोदय क्या है? ये प्राकृतिक कानून के व्याख्याकार माने जाते हैं। प्राकृतिक कानून के व्याख्याकार कौन माना जाता है? ब्लैकस्टोन महोदय। डेविड ह्यूम को उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है।
डेविड ह्यूम, डेविड ह्यूम, डेविड ह्यूम को क्या मानते हैं? इनको उपयोगितावाद का जनक मानते हैं। उपयोगितावाद का जनक माना जाता है, जनक। लेकिन जो बेंथम महोदय हैं ये 19वीं शताब्दी के उपयोगितावादी जनक माने जाते हैं। उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं। उपयोगितावाद के जनक 19वीं शताब्दी के हैं। ये उपयोगितावाद के जनक हैं, लेकिन 19वीं शताब्दी के हैं, जबकि जो पहले उपयोगितावादी जनक थे वो डेविड ह्यूम को कहा जाता है। और बेंथम महोदय ये मानते हैं कि राज्य कानून बनाकर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे। ये बेंथम का मानना है कि जो कानून होता है वो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए होता है, और राज्य का काम है कि कानून बनाकर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे। बेंथम कहते हैं कि ईश्वर ने मानव जाति को सुख एवं दुख रूपी प्रभुत्व स्वामी के अधीन रखा है, और उन्होंने जो ये सुख और दुख है केवल मात्रा के आधार पर, जो उपयोगितावाद है ये मात्रा के आधार पर बनाया, गुणों के आधार पर नहीं बनाया है। उन्होंने इसमें जो सुख और दुख की मात्रा है उसको इन्होंने महत्व दिया है, मात्रा को। गुणों को महत्व नहीं दिया है, मात्रा को महत्व दिया है। और ये इसीलिए कहते हैं, इनका नारा है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये इनका नारा है उपयोगितावाद का, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये उपयोगितावाद का नारा है। और ये मानते हैं कि जो है राज व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज के लिए है, ऐसा ये मानते हैं। बेंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है। किसके? प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक माना जाता है इनको। बेंथम ने सुख दुख के 5 स्रोत बताए हैं। सुख एवं दुख के क्या बताए हैं? 5 स्रोत बताए हैं। कौन कौन से हैं ये? प्राकृतिक स्रोत है, नैतिक स्रोत है, धार्मिक स्रोत है, और राजनीतिक कह सकते हैं, कानूनी स्रोत है, और सामाजिक स्रोत है। इन्होंने सुख एवं दुख रूपी आनंद मापक यंत्र का आविष्कार भी किया है। बेंथम महोदय ने सुख एवं दुख रूपी जो मापक यंत्र होता है उसका आविष्कार किया है, और सुख दुख के 5 स्रोत बताए हैं। इसलिए जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, उपयोगितावाद का सिद्धांत इसे क्या कहा जाता है? इसे सुख एवं दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। सुख एवं दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो क्योंकि इसमें सुख और दुख पे ही सारा फोकस है, तो इसे सुख एवं दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। बेंथम ने कानून को अनिवार्य दोष कहा है। कानून को अनिवार्य दोष इसलिए बताया है क्योंकि जब कानून बनता है तो व्यक्ति की जो सुखों पर और उनकी कुछ जो आज़ादी होती है उनकी, उस पर नियंत्रण भी कानून लगाता है। लेकिन अनिवार्य इसलिए है कि अगर वो नियंत्रण नहीं होगा तो व्यक्तियों की जो सुख के स्रोत हैं और जो उनकी स्वतंत्रता है जो वो खतरे में हो जाएगी। सुख और स्वतंत्रता दोनों चीज़ें खतरे में आ जाएंगी। इसलिए कानून क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है थोड़े से, तो वो दोष भी है लेकिन अनिवार्य है क्योंकि वो जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, तो इसलिए अनिवार्य दोष बताया है। अगला कथन है, समाज में सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देना चाहिए। जिसकी क्षमता होगी वह जीवित रहेगा और जिसकी क्षमता नहीं होगी वह नष्ट हो जाएगा। ये किसका कथन है? ये स्पेंसर महोदय का कथन है। और स्पेंसर ने राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद को चरम सीमा पर पहुंचाया, इसलिए स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद था उसको चरम सीमा पर पहुंचाया। और ये इन्होंने क्या है, समाज को एक स्वायत्त संस्था के रूप में माना है। क्या माना है इन्होंने? इन्होंने समाज को
समाज को सावयवी संस्था माना है, संस्था माना है इन्होंने, सावयवी संस्था माना है। उससे ये इसमें इसलिए इसको क्या है कि जो है शरीर का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो सावयवी संस्था है इसको, ये जो स्पेंसर का सिद्धांत है उसे शरीर का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर का सिद्धांत, शरीर का सिद्धांत। जिस तरह संपूर्ण शरीर अंगों से मिलकर बना होता है, उसी तरह जो है ये राज्य भी, कई राज्य को भी इन्होंने माना है कि अंगी और अंग का संबंध माना है, अंगी एवं अंग का संबंध माना है। ऐसा राज्य को इस तरह से माना है। अंगी का मतलब होता है संपूर्ण और अंग का मतलब है अंश। ये संबंध इन्होंने सावयवी संस्था माना है राज्य को, और इसको शरीर का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्पेंसर का जो सिद्धांत है उसे शरीर का सिद्धांत भी कहते हैं। स्पेंसर महोदय ने अपनी जो पुस्तक है इनकी मैन वर्सेस स्टेट, इसमें इन्होंने जो है राज्य को समाज का शत्रु माना है, और ये कहते हैं कि राज्य नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं कि आदर्श समाज वह होता है जिसमें राज्य नाम की चीज़ ना हो, ऐसा ये मानते हैं। कौन? स्पेंसर महोदय। स्पेंसर महोदय राज्य के विरुद्ध हैं और कहते हैं आदर्श समाज वही होता है जिसमें राज्य नाम की चीज़ ना हो, और ये राज्य एक आवश्यक बुराई है, ऐसा बोलते हैं। राज्य आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय के काम करता है, इसलिए आवश्यक है। बुराई इसलिए है क्योंकि जैसे ही राज्य नामक संस्था अस्तित्व में आती है वो लोगों की स्वतंत्रता को हनन करने लगती है, स्वतंत्रता में बाधक बनती है, तो इसलिए बुराई है, बुराई भी है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, तो आवश्यक भी है। ये कथन मूल रूप से स्पेंसर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर स्पेंसर वहाँ ऑप्शन नहीं है तो ये कथन व्यक्तिवादी, क्योंकि स्पेंसर व्यक्तिवादी हैं तो व्यक्तिवादियों के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्तिवादी वहाँ पर होता है, व्यक्तिवादियों होता है, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं। ये कथन व्यक्तिवादियों के साथ जुड़ा हुआ है और स्पेंसर के साथ मूल रूप से जुड़ा हुआ है। स्पेंसर ने कहा है इसको। आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ऐसे ही मज़ेदार पढ़ाई करने के लिए कुछ ट्रिक्स के साथ, कुछ फैक्ट के साथ, कुछ अटपटी स्टोरी के साथ रिलेट करते हुए अगर ऐसे ही पढ़ाई करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक भी कर दें और दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि पढ़ाई तभी अच्छी होती है जब उसको हम मज़ा लेकर के पढ़ते हैं। अगर उसको बोझ बना दिया तो वो पढ़ाई हमारी उतनी अच्छी हो नहीं पाएगी। धन्यवाद।